जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है और सरकार को आज़ादी के आज 76 साल के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना क्यों जरूरी पड़ गया, इसके लिए आज हम लोग यही बात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहले ये हम लोग समझ लें कि क्या ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं है कि वो गैर संवैधानिक है, वो संविधान का ही है। चूंकि संविधान में भाग 4 में ये बात को बताया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में एक अनुच्छेद 44 आता है और उस अनुच्छेद 44 में ये बात को बताया गया है कि देश संसद जो है अपने देश में एक सामान्य नागरिक संहिता ला सकता है। चूंकि बहुत सारे देशों में एक सामान्य नागरिक संहिता है, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों देशों में ऐसे देशों में बहुत सारे देशों में यानी एक सामान्य नागरिक संहिता है। तो वहाँ के लोग शिक्षित हैं, वहाँ के लोग बहुत सारा यानी कि हम लोग इतना कल्चर नहीं है वहाँ पे, इसलिए करके वहाँ पर सक्सेस है। लेकिन भारत में ये सक्सेस होना बहुत लोग की बस की बात नहीं है। इसको जरा सा समझिए कि एक सामान्य नागरिक संहिता क्या है और सरकार को लाना क्यों जरूरी पड़ गया, इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या था कि राजस्थान में एक मीना समुदाय के लोग रहते थे। मीना समुदाय के लोग जो हम लोग की तरफ जो शेड्यूल कास्ट आते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर राजस्थान में एक मीना समुदाय को शेड्यूल कास्ट में रखा जाता है। और वहाँ पति जो था पत्नी को डिवोर्स देना चाहा। इसके लिए पति कोर्ट में गया और कहा कि मुझे एक ऐसा नियम बना दीजिए कि मैं अपने पत्नी को डिवोर्स दे दूँ। ट्रायल कोर्ट ने पति को तलाक देने से मना कर दिया, क्योंकि पत्नी ने पहले से ही एक अर्जी लगा दी थी। वो लिख करके ये दिए थी कि मेरी शादी भले ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुआ है, लेकिन मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उस कम्युनिटी में तलाक नहीं दिया जाता है। तो ये बात ट्रायल कोर्ट जो था पति को कहा कि आप तलाक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप मीना समुदाय में आते हैं और मीना समुदाय में तलाक नाम का चीज़ नहीं है। लेकिन पति ने नहीं माना, इस मामला को और आगे बढ़ाया और ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। जब हाई कोर्ट में चला गया तो पति और पत्नी दोनों अपना अपना पक्ष रखा। तो जब दोनों अपना अपना पक्ष रखा तो उसमें ये देखा गया कि इन दोनों में से किसी का भी गलती नहीं है, क्योंकि पति भी कहता था कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेरा शादी हुआ है और मेरा तलाक जरूरी है, मेरा तलाक पा सकता है, हम तलाक ले सकते हैं। अब पत्नी कहती है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भले ही शादी हुआ है, लेकिन आप मुझे तलाक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदू कम्युनिटी के हिंदू में एक मीना कम्युनिटी के आती हूँ और मीना कम्युनिटी में तलाक नहीं दिया जाता है। तब कोर्ट ने देखा कि इन दोनों में से किसी का गलती नहीं है, कानून ही एक ऐसा बन गया है जो इन दोनों को दिक्कत में डाल रहा है। तब उस समय कोर्ट ने कहा कि आप एक सामान्य नागरिक संहिता ले आइए। ठीक है, एक सामान्य नागरिक संहिता लाने के लिए सरकार ने कहा। तब वैसे ही एक बार और ऐसा ही घटना हुआ था। वो घटना क्या था कि शाह बानो बेगम का था। शाह बानो बेगम मध्य प्रदेश में इंदौर शहर की रहने वाली थी और उसका पति अहमद खान ने शाह बानो को 60 वर्ष की अवस्था में डिवोर्स दे दिया। क्या किया? 60 वर्ष की अवस्था में अहमद खान ने शाह बानो बेगम को डिवोर्स दे दिया। ठीक है, अब शाह बानो बेगम बाकी के अपनी जिंदगी को जीने के लिए पति से अपना हर्जाना रकम मांगी। कहे कि आप हमको डिवोर्स दे रहे हैं या दे दिए, तो आप मुझे उसके बाकी जो मेरा जिंदगी है उसके लिए मुझे हर्जाना रकम दीजिए। मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं महिला हूँ। पति ने पत्नी को बाकी का जो हर्जाना रकम था वो देने से मना कर दिया। ये घटना कब की है? 1985 की। शाह बानो बेगम 1985 में कोर्ट में चली जाती है और जाकर के अपना सारा मामला बताती है। कोर्ट ने सुनता है और 86 में डिसीजन देता है शाह बानो के पक्ष में। शाह बानो के पक्ष में हाई कोर्ट ने 86 में डिसीजन दिया कि नहीं, अहमद खान को शाह बानो बेगम का बाकी जो जिंदगी है उसके लिए इसे कुछ हर्जाना रकम देना पड़ेगा। इसके जो दिया ये डिसीजन, ये मुस्लिम मैरिज एक्ट यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1937 के तहत ये भी गलत कर दिया सुप्रीम कोर्ट। चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी सरिया कानून में ये बात बताया गया है, सरिया कानून में इस चीज को बताया गया है कि पति का डिवोर्स, पति पत्नी का यदि डिवोर्स हो जाता है तो पति के संपत्ति में पत्नी का कोई भी हक नहीं होता है। इसके लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यानी सरिया कानून को लेकर के अहमद खान कहा कि नहीं, मैं मुसलमान हूं और मेरा पर्सनल लॉ बोर्ड यानी मेरे शरीयत में ये बात बताया गया है कि पति के संपत्ति में जब डिवोर्स पड़ जाता है तो पत्नी का कोई भी हक नहीं होता है, इस लेकर के मैं संपत्ति बाकी हर्जाना रकम नहीं दूंगा। तो ये एक तरह से देश में पूरी तरह से बवाल हो गया और धार्मिक गुरु जितने भी थे वो सब अहमद खां के सपोर्ट में आ गए, कहे कि नहीं ये शरीयत पर हमला है, कानून जो है ये सरिया के खिलाफ किया है। क्योंकि सरिया में ये बात आपको बार बार बता रहे हैं कि सरिया में ये बात बताया गया है कि पति और पत्नी का यदि डिवोर्स हो जाता है तो पत्नी के संपत्ति में पति का कोई भी हक नहीं होगा। तो मौलाना लोग भी इस बात को उखड़ करके आ गए और कानून के हाई कोर्ट के डिसीजन के विरोध में आ गए। इसके लिए उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने तुरंत एक नियम ले आया और उस नियम का नाम बनाया मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम। यानी इसके तहत ये बात बताया गया कि नहीं, आप लोग पति जो है पत्नी को अगर डिवोर्स दे देता है तो पति के संपत्ति में पत्नी का कोई भी हक नहीं होगा। तो इन सबों को देखते हुए भी उस समय भी एक बार फिर बताया गया था, उस समय भी बोला हाई कोर्ट कि आप लोग एक सिविल यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए। तो अब हम लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से क्या क्या फायदा होगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सरकार द्वारा क्या पक्ष रख रही है, इसको जरा समझिए। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विधि आयोग ने 2018 में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है तत्कालिक जो सरकार है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पूरी सपोर्ट में है। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके पक्ष में पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसका विपक्ष में भी अभी तुरंत ही बताएंगे। इसके पक्ष में पहले इसको जरा सा समझ लीजिए, पक्ष में क्या क्या दिया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है। हकीकत बात है कि संविधान का अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र है, यानी एक सामान्य नागरिक संहिता का जिक्र है। तो सरकार कहता है कि हम संविधान के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो पक्ष में पहला कहता है कि संविधान के 44 में 144 नहीं केवल 44 संविधान का अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र है। दूसरा कहता कि यूसीसी आने से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ जाएगा, यानी जब सब कोई इक्वल में हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि राष्ट्रवाद की भावना बढ़ जाएगा। उसके बाद कहता है भारत में महिला को बराबरी का हक मिलेगा। देखिए भारत है ना, शुरू से ही महिला को कुछ हक जो है कुछ दबाया गया है, कुछ कम हक दिया गया है। जैसे देखो महिलाओं के सामने भी, महिला के सामने इससे पहले महिलाओं के साथ भी भेदभाव हुआ करता था। जैसे आज से हम लोग 200 साल पीछे जाएं तो सती प्रथा था, बहुत सारे चीज था महिला के खिलाफ, सती प्रथा, बाल विवाह। तो यानी भारत में देखा जाए तो महिलाओं को शुरू से ही महिला और पुरुष में कुछ डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। तो कहता है गवर्नमेंट की भारत में महिला को बराबरी का हक मिल जाएगा। दूसरा कहता है एक देश और एक कानून रहेगा। ये मोदी जी का खास करके कहना है कि एक देश और एक कानून ही रहेगा। उसके बाद विवाह कानून अधिनियम, यानी हम लोग का जो समाज है वो हर 10 किलोमीटर पर, हर 5 किलोमीटर पे अलग अलग कल्चर बदल जाता है। कोई अलग तरीका से शादी विवाह करता है, कोई अलग तरीका से, कोई अपने शादी विवाह में ढोल नगाड़ा बजाता है, कोई शादी विवाह में ढोल नगाड़ा नहीं बजाता है, कोई सादा सादी शादी कर लेता है, कोई पूरी तरह से बहुत बड़ा प्रोग्राम करके शादी करता है। तो कहता है कि विवाह कानून अधिनियम एक आ जाएगा तो सब कोई एक ही अकॉर्डिंग से शादी करेगा। हालांकि कोई गला में फूल डाल कर करता है और कोई निकाह कबूल है करके कहता है, यानी ये अलग अलग हम लोग के देश में परंपरा है। लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं, नियम जो शादी का रहेगा वो एक ही हम लाएंगे, इसके पक्ष में बोलता है। उसके बाद व्यक्तिगत कानून तर्कहीन है, यानी कहने का मतलब है कि जो हम लोग की तरफ छोटा छोटा इलाका में अलग अलग परंपरा के
तरीका है। वो जो कहता है कि इसको अगर से हम लोग मानते हैं तो ये तर्कहीन है, इसको कानून कोर्ट जो है अलग अलग क्षेत्रों में कितना लोगों का डिसीजन को मान पाएगी, इसलिए कहता है कि व्यक्तिगत जो कानून है ये तर्कहीन है। उसके बाद फिर कहता है सबसे इंपॉर्टेंस, ये लास्ट में जो 7 और 8 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस पर, और हालांकि ये सब इंपॉर्टेंस है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंस ये जो वाला है, देखिए इसको जरा सा। कहता है कि उच्च न्यायालय में 4.64 मिलियन मामला लंबित है। यानी कहने का मतलब ये है कि अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग तरह का कल्चर है, अलग अलग तरह का सिस्टम है, अलग अलग तरह का माने कि रहन सहन विरासत है, अलग अलग तरीका का तरह तरह भिन्न भिन्न का, उसके वजह से कोर्ट को डिसीजन देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और इसी के वजह से उच्च न्यायालय में 4.64 मिलियन मामला लंबित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समझे में नहीं आ रहा है कि फैसला दे तो किसके पक्ष में दे, यानी डिसीजन दे तो किसके पक्ष में दे। ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए करके केंद्र सरकार कहता है कि हमको यूसीसी ले आना मजबूरी भी पड़ रहा है। उसके बाद देखिए जिला न्यायालय में 31 मिलियन मामले लंबित हैं। केंद्र सरकार ये भी बात को कहता है कि जिला न्यायालय में 31 मामले लंबित हैं। ऐसे ही जो अलग अलग तरीका है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग बोलचाल है, भाषा है, यानी कि अलग अलग सिस्टम की वजह से ये सब के ये जो उपरोक्त दिया जा रहा है, ये सबको खत्म करने के पूरी तैयारी में है केंद्र सरकार, इसीलिए यूसीसी ले आ रहा है। लेकिन इसके विरोध में क्या क्या हो रहा है, इसके विपक्ष में क्या तर्क है, आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कि विपक्ष में जो तर्क है ना, वो पक्ष वाले तर्क से भी बहुत ज़्यादा मजबूत विपक्ष वाला तर्क है। तो इसीलिए सरकार को हिल जाना पड़ रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। विपक्ष में जो पहला तर्क है वो पूरे, यानी कि इसका पक्ष वाला तर्क पर अकेले पहला तर्क जो है वो भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा, ये जरा सा सुनिए। विपक्ष में कहता है कि मौलिक अधिकार में एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। मौलिक अधिकार में एक टॉपिक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 बताता है। तो कहता है कि मौलिक अधिकार में यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 है, उसको वो डैमेज करता है। राइट बात है, हकीकत बात है कि उसको वो डैमेज करता है। जैसा समझिए क्यों, कैसे। अनुच्छेद 25 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को मान सकता है। बस में आ रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। अब जब यूसीसी ले आएगा तो अब बताइए, वो तो एक सामान्य कह देगा। अब उसके बाद 26 में क्या कहता है कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के प्रचार कर सकते हैं, अपने अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी विवाह कर सकते हैं, यानी अपने धर्म के अनुसार सब काम वो कर सकते हैं। तो ये जब यूसीसी ले आएगा तो सभी लोगों को एक लगाएगा नियमवा। बात सुन रहा है, जब ये यूसीसी केंद्र सरकार ले आएगा तो नियम क्या लगेगा, सभी लोग पर एक ही नियम लगेगा। इसलिए करके ये जो मौलिक अधिकार जो है ना, ये अकेले भारी पड़ेगा उन सबों पे, क्योंकि मौलिक अधिकार को तोड़ा नहीं जा सकता है। संविधान में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, आज एक भी मौलिक अधिकार को डैमेज नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा केंद्र सरकार के पास समस्या यही है कि अगर वो यूसीसी ले आता है, अनुच्छेद 44 को फॉलो करता है, तो फिर उसे अनुच्छेद 25 से 28 को डैमेज करना पड़ेगा, या तो फिर कोई दूसरा कानून बनाना पड़ेगा जिसके तहत ये नियमों हटे संविधान से, तब वो यूसीसी यानी अनुच्छेद 44 पर अमल कर पाएगा। ये तो बात आप समझ गए कि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद फिर है कि देश के विभिन्नता में भी खतरा है। चूंकि हम लोग का देश जो है विभिन्नता में एकता का देश है, विभिन्न हम लोग हैं लेकिन एकता हम लोग के देश है। यहाँ इस देश में बहुत सारे लोग अलग अलग समुदाय के मानने वाले हैं, अलग अलग उनकी कल्चर है, लेकिन वो सब एक हैं। इसीलिए कहता है कि ये देश के विभिन्नता को खतरा है। इसी बात को देखते हुए विधि आयोग ने 2018 में कहा था कि यूसीसी लाना कोई आवश्यक नहीं है। यूसीसी जो ला रहा है सरकार, ये क्या है, ये गैर जरूरी है। हालांकि सरकार नहीं ला रहा है, ये हाई कोर्ट का भी आदेश है कि आप एक ऐसा कानून ले आइए जिसके तहत पूरे देश में एक सामान्य हो। लेकिन अभी लाने में बहुत सारा दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत सरकार को ये है कि अनुच्छेद 25 से 28 को कैसे संभाल पाएगा।
उसके बाद देखिए अल्पसंख्यकों के अंदर डर, ये भी बात सही है कि अल्पसंख्यक यहाँ पर जो है ना वो अनुच्छेद 25 से 28 जो है उनको पूरी आज़ादी देता है। अगर से यूसीसी आएगा तो अनुच्छेद 44 हटेगा, अनुच्छेद 44 को लाएगा यानी अनुच्छेद 44 को फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा 25 से 28 को डैमेज करेगा। और जब 25 से 28 डैमेज कर देगा तो अल्पसंख्यकों के हित के बाद इसी अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद 26 में है यानी 25 से 28 तक टोटल अल्पसंख्यकों के बारे में बात किया रहा है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। इस लेकर के अल्पसंख्यकों के बीच में बहुत बड़ा एक डर का माहौल पैदा हो रहा है और डर का माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूसीसी यानी एक सामान्य नागरिक संहिता के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पक्ष में क्या बात है और विपक्ष में क्या बात है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।